हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ इस साल का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो। जी हाँ, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी पे कम्प्लीटली डेडिकेटेड ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके पास। और क्योंकि मुझे अभी जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए थे, मैंने इसमें आपको अपने आई होप चेक किया होगा मेरा टैब, जिससे मैंने टॉपर्स अलर्ट भी दिया था। मेरे स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया है, मैं बड़ी खुश हुई। और मुझे जब रिजल्ट्स एक एक करके ग्रेड कार्ड मिलते गए एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग देम ऑल एंड इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और जितने प्यारे प्यारे कमेंट्स और जितने प्यारे प्यारे रिजल्ट्स मुझे मिले, इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मैं आपका सपोर्ट करूँ और उसके बाद वाले सेमेस्टर में भी आपका सपोर्ट करूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो डिफरेंस आया एग्जामिनेशन में, जो मार्क्स में डिफरेंस आया ना, वो आया आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आया, कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब आया। तो स्टूडेंट्स का ये डिमांड थी कि हमें बताइए कि कैसे रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, कैसे हम आंसर अच्छा लिखें जिससे हमारा सीजीपीए, कुछ लोगों का सीजीपीए 7 से 8 के बीच में रह गया, कुछ का 8 से ऊपर, किसी का 8.5 से ऊपर। तो ये जो है, ये जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस आता है आंसर राइटिंग के ऊपर। तो इसलिए मैंने मेरे टॉपर्स के लिए, मेरे बैच के टॉपर्स के लिए मैंने एक स्पेशल सरप्राइज भी प्लान किया था और उन्हें मैंने एक कंप्लीट एक फीचर, जो कि मेरी प्रीमियम बैच का फीचर है, वो मैंने उन्हें फ्री दिया है। एंड दैट फीचर इज दैट कि दे कैन शेयर द आंसर शीट्स विद मी फॉर इवेल्युएशन पर्पस इन पीडीएफ फॉर्म ऑन टेलीग्राम। और बेसिकली वो जो है मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं उनके आंसर्स को एनालाइज करके डिटेल एनालिसिस और असेसमेंट जो है प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बड़ी खुशी हुई मुझे जो है ये देखकर कि जो है स्टूडेंट्स ने का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा। एंड मोस्टली सेकेंडली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपने जो है, अगर मेरे मेंबरशिप टैब को चेक नहीं किया है तो आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और इसके डिटेल में हम सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एक आंसर लिखना है जिससे आपको टीचर्स जो है मार्क्स दें, एक एवरेज आंसर किस तरीके का दिखता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर किस तरीके से दिखता है। देखिए, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है। दोनों ने बहुत कुछ की है, दोनों ने पढ़ाई बहुत की है। लेकिन स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी जब एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं, और स्टूडेंट ए जो है उसको भी सब पता है, स्टूडेंट बी को भी सब पता है, लेकिन वो आंसर किस तरीके से लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें जो है किस तरीके का रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए मैं ये आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड लेकर आई हूँ आपके पास। और अब इसे हम ज़्यादा टाइम नहीं करते, शुरुआत करते हैं। मुझे पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूसली डिमांडिंग फॉर वन शॉट रिवीजन एज वेल एज फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जल्द ही आ जाएंगे। उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम से पहले आपको वन शॉट रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक एवरेज आंसर राइटिंग क्या होता है। जो भी आप स्टडी करते हैं, जितना आपके माइंड में डेटा होता है, आप उसको पेपर पे पुट अप करके आते हैं इन टर्म्स ऑफ आईएमसी अप्रोच। देखिए, आईएमसी अप्रोच तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको फॉलो करनी ही है। अगर आप ये भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके मार्क्स जो है वो बिलो एवरेज आने वाले हैं। आईएमसी अप्रोच मोस्टली जो है स्टूडेंट्स फॉलो कर लेते हैं। ये अब इतनी ज़्यादा डिमांडिंग अप्रोच नहीं रही। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा, क्योंकि ये सबको मालूम है। ठीक है, आईएमसी अप्रोच इट मीन्स दैट इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। क्योंकि ये बहुत कॉमन सी टिप हो गई है जो आपको हर इंसान जो है दे देता है, तो मैं आज आपको ये कॉमन टिप्स देने नहीं आई हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक आंसर है जिसमें ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये मेरे ही नोट्स में से मैंने एक लिया है। एक इसका क्वेश्चन है हमारा कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इवॉल्व हुआ है लास्ट 130 ईयर्स के अंदर। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक एवरेज आंसर को जो है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर के रूप में जो है बना सकते हैं। पहले हम इस आंसर को एनालाइज करते हैं। अगर आप इस आंसर को देख रहे हैं तो इसमें आपको जो है पैराग्राफ्स में आंसर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, पैराग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे। इंट्रोडक्शन से जो है चीज़ शुरू हुई है, नॉट अ प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन से चीज़ शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये आंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये आंसर्स लिखा गया है पैराग्राफ में। इसमें डायग्राम्स का यूज़ नहीं है, इसमें फ्लो चार्ट्स का यूज़ नहीं है, इसमें मार्जिन जो है वो वन साइडेड है। जब आप इसको देखते हैं तो आपको टॉपर्स आंसर शीट वाली फीलिंग नहीं आएगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो बहुत ही कॉमन हो चुका है कि आप जो है मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन आपको करना है, आपको हेडिंग ब्लैक पेन से देनी है। ये बहुत कॉमन चीज़ है और स्टूडेंट्स अक्सर इसको फॉलो करने लग गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मार्क्स नहीं आ रहे। क्योंकि अगर सारी आंसर शीट्स ही एक जैसी दिखेगी तो कोई तो आंसर शीट होना चाहिए जो स्टैंड आउट हो, कोई तो आंसर शीट होना चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे। और जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर शीट जो एग्जामिनर जो चेक करता है उसके पास आती है, तब जाकर वो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
ऑटोमेटिकली मार्क्स देते हैं। तो बात करते हैं कि ये हेडिंग डालना, ब्लैक पेन यूज़ करना, आईएमसी अप्रोच फॉलो करना, चीज़ों को अंडरलाइन करना, और जो है आपको अगर आप किसी का स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आप जो है मार्क्स जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ये बहुत कॉमन हो चुकी है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि इस आंसर में जो है कुछ प्रोस एंड कॉन्स को हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ डिटेल आंसर राइटिंग पे। बेसिकली प्रोस जो है, एक चीज़ ये है, यहाँ पर देखिए जॉन गॉस का एक स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है। एंड ये जो है आपको जब भी आप किसी का स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमेशा जो है ये मार्क्स का ज़रूर यूज़ कीजिए, एंड तभी जो है आप हाईलाइट करेंगे कि ये एग्जैक्ट कोटेशन है इस पर्टिकुलर पर्सन का। तो ये एक प्रोस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आंसर का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आंसर एक फ्लो में है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आंसर का जो है एक तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड आंसर है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम हो। तो ये जो है एक प्रॉब्लम है जो आपको जो है दूर करनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये तो एक प्रोस हो गया, एक कॉन्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सिंगल मार्जिन यूज़ की गई है। देखिए सिंगल मार्जिन और डबल मार्जिन दोनों भी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप डबल मार्जिन यूज़ करते हैं, डबल मार्जिन यूज़ करने से दो फ़ायदे हैं। दो फ़ायदे, एक तो आपका आंसर जो है आंसर शीट पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड दिखता है, ठीक है, बिकॉज़ आप जो है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी स्पेस छूट गई है और नीचे जो है ये थोड़ा-सा स्पेस यहाँ से कवर हो गई, जिससे आंसर जो है स्ट्रक्चर्ड नहीं दिख रहा। तो डबल मार्जिन यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है कि आपका आंसर जो है एक स्ट्रक्चर हो जाता है। सेकेंडली आपके जो है, अगर क्योंकि आप डबल मार्जिन यूज़ करते हैं तो आपकी एक छोटी-सी स्पेस, ज़्यादा आपको व्हाइट स्पेस नहीं देनी है, छूट जाती है, जिससे आपके आंसर राइटिंग में आपके जितने मतलब आपके अगर आपने कम वर्ड्स भी लिखे हैं तो आपके पेजेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी पेज काउंट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जिससे कभी-कभी एग्ज़ामिनर को जो है एक थोड़ा-सा डाउट होता है कि इसने कितने वर्ड लिखे, क्योंकि एग्ज़ामिनर कभी वर्ड नहीं गिनते। दे डू यूजुअली काउंट पेजेस, वो पेजेस ही गिनते हैं। तो पेजेस गिनने से जब उन्हें लगता है कि ठीक है सफिशिएंट लिखा है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम लास्ट क्लास में आंसर्स लिखते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर ये करते हैं कि हमारे पास जो है मतलब हमें लिखना बहुत कुछ होता है लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हम कम पेजेस में आंसर लिख पाते हैं। तो डबल मार्जिन आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगी, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके पेजेस गिनेगा तो वहाँ पर आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपने, क्योंकि डबल मार्जिन दी होती है तो आपके पेज काउंट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन में कुछ भी हाईलाइट करें, या तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है अवॉइड करना है, आप जो आपका मार्कर वगैरह होता है या फिर आप जो हाइलाइटर यूज़ करते हैं ये आपको नहीं यूज़ करना है। एग्जामिनेशन में आप पेंसिल से हाईलाइट कीजिए या ब्लैक पेन से हाईलाइट कीजिए। अब ये हम आ चुके हैं आंसर के एंड पे। अगर आप देखें तो ये इस आंसर लिखा गया है अराउंड 15 पेजेस में, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस, स्टूडेंट हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आंसर्स कितने पेजेस में आपको लिखना है, ठीक है। तो कितने पेजेस में आंसर लिखना है इसका कोई एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि पैरामीटर नहीं है। बट स्टिल अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, अभी आपका 90 मार्क्स का जो है पेपर आता है मेन डिसिप्लिन का, तो 90 मार्क्स के पेपर में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि आप जितना पेजेस लिख सकते हैं, जितना पेजेस, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट कि आपको जितना पेजेस लिख सकते हो उतना पेजेस आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जितने पेजेस आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली, मतलब बकवास नहीं लिखना है उसमें, पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस आपको लिखना है क्योंकि आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं, कि आप कोई भी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी आप ऑनर्स कर रहे हो या प्रोग्राम स्टूडेंट क्यों ना हो, आप ये वीडियो देखकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि यहाँ पर आपको पेजेस मैक्सिमम लिखने हैं। लेकिन देखिए अगर आपने एक पर्टिकुलर आंसर के अंदर ज़्यादा पेजेस लिखने की कोशिश करी, फॉर एग्जाम्पल एक आंसर के अंदर आपने 15 से 20 पेजेस लिख दिए और बाकी लिखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा है, ठीक है। तो टाइम ही नहीं बचा है तो ये चीज़ नहीं चलेगी। इसलिए एक एडवाइस ये रहती है, पहले तो आपकी हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने पेजेस आएंगे, और उसके बाद आप कितना स्पेस देते हैं, कितना इंडेंट देते हैं, वो सब चीज़ें भी मैटर करती है। बट ऑन एन अप्रॉक्स मैं आपको बताती हूँ कि आपको 8 से 10 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको 8 से 10 पेजेस लिखने हैं, और उसमें आपको 8 से 10 पेजेस लिखने के बाद जो है थोड़ी स्पेसेस जो है छोड़ देनी है, ठीक है। हर आंसर के बाद जो है आपको थोड़ी स्पेसेस छोड़ देनी है, रफली 2 to 3 पेजेस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी स्पीड कितनी है वो भी, क्योंकि स्पीड तो आपको बढ़ानी ही है डेफिनेटली, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है।
8 से 10 पेजेस लिखने के बाद हर आंसर के लिए 2 से 3 पेजेस आपको छोड़ देना है। अब ये क्यों छोड़ना है मैं बताती हूँ। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लेने हैं जल्द से जल्द। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट्स का अक्सर पेपर छूट जाता है एग्जामिनेशन में कि उन्हें आता सब कुछ है लेकिन पेपर छूट गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है इमर्ज होकर आती है। तो आपको टाइम लिमिट पहले से सेट करनी है। आपको 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है, आपको 3 घंटे मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। तो अब आपको एग्जामिनेशन में टाइम किस तरीके से डिवाइड करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको टाइम सेट करना है कि आपको एक क्वेश्चन लिखने में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल टाइम होना चाहिए लिमिट, ठीक है। 30 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन लिखने में नहीं लगाने हैं। इट मीन्स दैट कि आपको 5 क्वेश्चन लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा, 150 मिनट्स लगेगा। मतलब 150 मिनट्स मतलब कितना होता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब कितना, 2 आवर्स 30 मिनट्स मतलब आपके पास अभी भी कितना टाइम बचना चाहिए, 30 मिनट बचना चाहिए और आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए। अब ये 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको एक बार एनालाइज करना होता है, पेपर को चेक करना होता है, आपको जो आपने जो गलतियाँ की है जहाँ पर आपको उसको रेक्टिफाई करना होता है। उसके साथ-साथ आपको अगर कोई चीज़ कभी कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर लिख रहे हैं और आपके दिमाग में से अचानक से एक पॉइंट जो है गायब हो गया, आपको याद था, तो आप वो थोड़ी-सी स्पेस छोड़ दीजिए, ज़्यादा टाइम उस पे मत वेस्ट कीजिए, बाद में आप रिकॉल करके उसे लिख सकते हैं। तो ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ामिनेशन के लास्ट 30 मिनट्स, तो इसलिए आपको उसको सेव करके ही रखना है। तो 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ 30 मिनट्स और 5 क्वेश्चन 2.5 घंटे में आपको लिखना है और 2.5 घंटे में लिखने के बाद आपको आधा घंटा जो आपका बचा उसको आपको यूटिलाइज़ करना है। आपके पेपर आपको चेक करना है, आपको उसमें चीज़ें जो है ऐड करनी है। आप उसको और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, कहीं-कहीं पर आपको क्या देना है, कहीं-कहीं पर आपको जो है अंडरलाइन करना है, हाइलाइट करना है, कहीं पर आप डायग्राम बना सकते हैं तो वो आपको बनाना है, या फिर आपको कोई पॉइंट याद आ गया अचानक से, आपने क्वेश्चन तो लिख लिया था, आंसर तो लिख लिया था, लेकिन 2-3 पेज आपने छोड़े हैं, ठीक है, 2-3 पेज छोड़े हैं, मैंने आपको कहा था 2-3 पेज आपको हर एक आंसर के बाद छोड़ देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लास्ट में आपको ऐसा लगा कि चलिए अब मुझे कुछ और पॉइंट याद आ रहा है, तो आप उस आंसर में वो पॉइंट लिख सकते हैं। तो अब आप वापस जाके वहाँ पर वो पॉइंट ऐड कर लीजिए। अगर इन केस आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं याद आता है, तो आप उसको जो है कट करके फिर पीटीओ भी लिख सकते हैं कि आप प्लीज़ टर्न ऑर्गेमी। सो बेसिक आइडिया इज़ दैट कि यहाँ पर आपको जो है 2-3 पेज छोड़ने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपका कोई आंसर है, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट कभी-कभी आपको बाद में याद आ जाते हैं और आप अगर वापस आपके पास आप वापस आए और वहाँ पर लिखने की स्पेस ही नहीं बची और फिर आप पीछे लिख रहे हैं कंटिन्यूड, तो वैसा नहीं चलेगा। टीचर्स इतने ध्यान से आपका पेपर नहीं चेक करेंगे कि आप टू बी कंटिन्यूड लिख रहे हो और वहाँ जाके वो चेक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर आपको जो है आपका जैसे आंसर कंप्लीट हुआ, थोड़ा-सा आपको स्पेस छोड़ देना है और उसके बाद जो है आपको जो है आपका सेकंड आंसर स्टार्ट करना है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, जैसे डबल मार्जिन के बारे में, अंडरलाइन के बारे में, ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करने के बारे में, हेडिंग्स देने के बारे में और साथ-साथ पेज लिमिट भी मैंने आपको बता दी है। कितना लिखना है, देयर इज़ नो लिमिट, मैक्सिमम लिमिट आपके पास नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि स्टूडेंट ज़्यादा लिखने के चक्कर में उनका आंसर छूट जाता है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। एक क्वेश्चन को आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है? अब आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, तो ऐसा नहीं कि आपने क्या कहते हैं क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट किया और फिर डायरेक्ट 30 मिनट बाद चेक किया कि चलो 30 मिनट हो गए क्या? आपको हर पेज के बाद चेक करना है। एक पेज आपका कितनी देर में हो जाना चाहिए? एक पेज आपका 3 टू 4 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ये आपको जो है स्पीड बना के रखनी है, या तो मैक्स 5 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको चेक करते रहनी है कि क्या मैं इतनी देर में ये लिख पाया हूँ या नहीं लिख पाई हूँ, ठीक है? स्पीड डेफ़िनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसलिए आपको आंसर राइटिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा स्पीड में आप जो है आंसर कवर कर पाएँगे, उतने अच्छे मार्क्स जो है आपको मिलने वाले हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 टू 10 मार्क्स जो है इंक्रीज़ होने वाले हैं। अब एक और आंसर राइटिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आंसर मैंने लिया है, इसमें भी आईएमसी अप्रोच ही फॉलोड है, ठीक है? और एक आईएमसी अप्रोच आपको हर जगह फॉलो करनी होती है, लेकिन कभी-कभी आंसर ऐसे होते हैं, कभी-कभी वेरी रेयरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको आईएमसी अप्रोच नेसेसरीली फॉलो नहीं करनी होती, ठीक है? थोड़े से डिफरेंट आंसर्स जब पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछा गया कि आपको शॉर्ट नोट्स देने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें आईएमसी अप्रोच फॉलो करो, ठीक है? तो ये एक डिपेंड करता है कि आपका आंसर या क्वेश्चन किस तरीके से है जिस पे आपको फॉलो करना है आईएमसी अप्रोच या नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे जो मैं आपको बता रही थी, जब आप आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करें तो आपको एक चीज़ करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप रफ में कर सकते हैं या चाहे आप वो फेयर में कर सकते हैं, नॉट एन इशू। आप पीछे जो है एक रफ वर्क बना सकते हैं, रफ कॉलम बना सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको जो है आप जो जो चीज़ें आंसर में लिखने वाले हैं इसके रफ पॉइंटर्स आपको यहाँ पर बना लेने हैं। ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है आंसर राइटिंग में, ठीक है?
विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप जो है, 5 मिनट मैंने ज़्यादा कह दिया, आपके दिमाग में अगर ऑलरेडी है कि आपको क्या क्या लिखना है, 5 मिनट ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए, जिसमें आपको पता होगा कि आंसर में मुझे क्या क्या कवर करना है। तो अगर आपसे इकोलॉजिकल अप्रोच पूछा गया तो आपको पता है कि आप पहले इकोलॉजिकल अप्रोच समझाएंगे, फिर जॉन एम गॉस का पॉइंट समझाएंगे, फ्रेडरिक्स का पॉइंट समझाएंगे, फिर क्लासिफिकेशन समझाएंगे, फिर डिफरेंट मॉडल समझाएंगे, फ्यूज मॉडल, डिफ्रैक्टेड मॉडल, प्रिज्मेटिक मॉडल, साला मॉडल, बाजार कैंटीन मॉडल। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में, क्योंकि मैं आपको जब भी हमेशा जो है, आपको जब मैं पढ़ाती हूँ मेरे वीडियोस में, मैं आपको जो है स्ट्रक्चर देते चलती हूँ, आंसर्स का बारे में मैं आपको बताते चलती हूँ, और जब मैं आपको समझाती हूँ तो मैं आपको बहुत सारे डायग्राम्स बना के दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो यू आर एट योर लॉस, ठीक है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूँ कि सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ फॉर योर सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन अपलोडेड है ऑन माई यूट्यूब चैनल। और उसके अलावा सेक, वैक, एईसी और जीई भी मैंने कवर किया हुआ है। एईसी में आपको हिंदी आपका जो सब्जेक्ट है वो भी मैंने कवर किया है, और इन्वायरमेंटल साइंस भी मैंने कवर किया है, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाते हुए जो है डिफरेंट डायग्राम्स बनाकर दिखाती हूँ, जो डायग्राम्स आप एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, और आपको ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि वापस आ जाते हैं इस मॉडल के ऊपर। तो जब हम पढ़ते होते हैं, ठीक है, तो हमें तभी उसका एक आंसर का स्ट्रक्चर बना लेना होता है कि क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हमें किस तरीके का आंसर जो है फ्रेम आउट करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, वंस अ वाइस मैन सेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रही हूँ कि 3 महीने में आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन 3 घंटे में आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो अल्टीमेटली मैटर करने वाला है आपके रिजल्ट के लिए। डेफिनेट सी बात है कि ऑफकोर्स सी बात है, जब आप लिखेंगे तो लिखने के लिए वे तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कंटेंट भी तो आपको पता होना चाहिए, और कंटेंट कब पता होगा, जब आप पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करने के लिए आपको डेफिनेटली आपको पढ़ाई तो करनी ही है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की और उसके बाद आपको पेपर रिप्रेजेंटेशन करना नहीं आया और उसके चक्कर में आपके मार्क्स चले गए, देन यू आर अ फूल, क्योंकि आपने पढ़ाई तो इतनी की, इतनी मेहनत की, लेकिन आपको जो है फिर भी आपके मार्क्स नहीं आए। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है काम करना है। इसके लिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए जो है स्पेशल मेंबरशिप भी स्टार्ट की है, जिसमें जो है मैं अपने स्टूडेंट्स के आंसर राइटिंग्स को जो है इवेलुएट करती हूँ, और आप जाकर वो मेंबरशिप टैब पर चेक कर सकते हैं। आपके रिटर्न आंसर्स को जब आप इवेलुएट करने के लिए मुझे सेंड करेंगे तो मैं आपको डिटेल एनालिसिस और उसके साथ उसका असेसमेंट जो है प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, यहाँ पर इसके अलावा जो है मैं टॉपर्स आंसर शीट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी, और मॉडल आंसर्स भी जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि किस तरीके से आपको जो है एक आंसर जो है फ्रेम करनी है। नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि यहाँ पर जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट जब आप बनाते हैं तो आपको हर चीज़ एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देनी है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है, ठीक है। तो ये जो है आपको जब आपने इसमें बना लिया तो आप कभी भी एग्जामिनेशन में कुछ भूलेंगे नहीं। जब भी आप कुछ भूल रहे हैं तो आप पीछे आके चेक करेंगे कि भाई मैंने ये चीज़ कवर की या नहीं की। इससे जो है आपके लिटरली 5 to 10 मार्क्स जो है इंक्रीज होने वाले हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाता है। नाउ मूविंग अहेड, जब हम बात करते हैं कि हम कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन देते हैं, या फिर जब हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, हमें जितना ज़्यादा हम पिक्टोरियल फॉर्म को यूज़ कर सके उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अगेन कहूँगी, मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ में हमेशा जो है आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ, अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो। चाहे वो डायग्राम बुक में हो या ना हो, मैं आपको डायग्राम्स निकाल कर जो है समझाती हूँ, ताकि आप जब एग्जाम में जो है वो डायग्राम्स को यूज़ कर सकें। तो बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी सोसाइटी, फॉर एग्जांपल आपको इकोलॉजिकल अप्रोच समझानी है, और इसमें आपको जो है अगर आपको सोसाइटी समझानी है और आपने ये डायग्राम यूज़ नहीं किया, तो आपका आंसर कितना भी अच्छा हो आपको जो है अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत क्रूशल डायग्राम है, ठीक है। अब यही बात नहीं है कि यही एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम तो चलिए फ्रेडरिक्स ने खुद दिया है, बट इसके अलावा भी आप बहुत सारा डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी अभी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह पे आपको डायग्राम का यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर जो है स्टैंड आउट होने वाला है। कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट पॉइंट्स में भी लिखनी होती है, ताकि एग्जामिनर जो है इजीली पढ़कर जो है उसे रिवाइज या रिकैप कर सके, ठीक है। जैसे कि जब आप कुछ चीज़ें पॉइंट्स में लिखते हैं तो उससे जो है एग्जामिनर समझ जाता है कि भाई ये आंसर जो है इस मतलब स्टूडेंट को जो है सारे पॉइंट्स मालूम है। कहीं कहीं पर आपको पैराग्राफ यूज़ करने होते हैं, और कहीं कहीं पर आपको जो है पॉइंट्स जो है यूज़ करने होते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मूविंग अहेड, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में कुछ लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हर चीज़ आपको, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आप डायग्राम ही बनाते रहे।
आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कीजिए। कुछ इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं तब आप एग्जामिनेशन में जो है आपका जो आंसर है वो स्टैंड आउट होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब आप एक नॉर्मल, या आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते थे एक पैराग्राफ में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में, लेकिन यही चीज़ अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाकर जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपने इवोल्यूशन को जो है धीरे धीरे जो है एक्सप्लेन किया है। ये एक और डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। इस तरीके का डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं टू शो कि देखिए प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है, फ्यूज सोसाइटी। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बहुत सारे जो है फ्लो चार्ट्स और आपको मैंने साथ साथ वेन डायग्राम्स बनाकर जो है मैं आपको दिखाती थी ताकि आपको जो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि फ्यूज सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को जिस तरीके से आप ओवरलैपिंग करके जो है एरिया बताएंगे तो इससे समझ में आएगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए और उसके आपके एक्सप्लेन, आपको टॉपिक इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपको कोई भी नींद में से उठाकर कहे तो आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये डायग्राम देखने को मिलता है। इस तरीके के डायग्राम्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपसे इवोल्यूशन पूछ लिया तो इवोल्यूशन में आप सिंपली इवोल्यूशन लिख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप इस तरीके से इवोल्यूशन को लिखें और इवोल्यूशन को आप एक्सप्लेन करने के लिए पैराडाइम्स को जो है इस तरीके से दीजिए। क्योंकि एक पैराडाइम जो है दूसरे पैराडाइम को फॉलो करता है, तो इस तरीके से जो है आप एरोज से जो है इसको शो कर सकते हैं और आप इसको क्लासिकल फेज, मॉडर्न फेज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको जो है आपकी क्रिएटिविटी आपको इन्हेंस करनी है और आपको जो है फ्लो चार्ट्स का, पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ डायग्राम्स का सबसे ज़्यादा आपको जो है यूज़ करना है। अब यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की। जब भी आप कोई भी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्रिएट करें, हमेशा याद रखिए कि एक पैरामीटर का कॉलम ज़रूर डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर आपसे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिस्टिंक्शन पूछ लिया गया, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्टिंक्शन पूछा गया, अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कभी भी डिफरेंस पूछा गया तो टेबुलर फॉर्म में ही लिखिए, टेबुलर फॉर्म में ही लिख रही है। लेकिन टेबुलर फॉर्म में अक्सर स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन ये एक कॉलम जो होता है बेसिस ऑफ कंपैरिजन या पैरामीटर कभी नहीं ऐड करते। ये ज़रूर ऐड कीजिए। ठीक है, आप खुद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं चीज़ों को बेसिस ऑफ कंपैरिजन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो है बेसिस है कंपैरिजन का, और इसका आप गोल डिफाइन करेंगे, फिर इसका गोल डिफाइन करेंगे, तो चीज़ें जो है आपके लिए आसान होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप डिफाइन करेंगे तो जब आपको एग्जामिनर जो है आप कम लिखेंगे लेकिन आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव रहेगा। आपको सिर्फ एक लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी, रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन। इतना ही आपके लिए लिखना काफ़ी हो जाएगा, लेकिन आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, कम लिखने में भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है तो इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो है आपको हमेशा जो है कॉलम में लिखना है, टेबल बना के लिखना है, और हमेशा आपको ये बेसिस ऑफ कंपैरिजन या फिर पैरामीटर्स का जो है कॉलम ऐड करना है। कभी कभी इट्स लाइक कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा पैरामीटर का कॉलम ऐड करना, नॉट एन इशू, लेकिन आप टेबुलर फॉर्म हमेशा जो है मेंटेन करें जब आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा गया हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आपसे जो है पूछा जाता है वो है क्रिटिकल एनालिसिस। किसी भी चीज़ का हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का हो, चाहे वो कोई भी अप्रोच का, इकोलॉजिकल अप्रोच का, या फिर मैं इन पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बता रही हूँ आपको। कोई भी चीज़ का अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता है, हमेशा एक टेबल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब ये होता है कि आप प्रोस एंड कॉन्स दोनों बता रहे हैं। तो प्रोस आप एक जगह लिखिए या फिर प्लस, और एक जगह माइनस लिखिए, और यहाँ पर जो है आप अपने पॉइंट्स को जो है ज़रूर मेंशन कीजिए कि किस तरीके से आपको जो है प्लस क्या है, माइनस क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। ये चीज़ जो है हमेशा आपको लिखनी है ताकि चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाए। आई होप ये आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। मैंने इसमें आपसे क्या क्या डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपको आईएमसी अप्रोच जो है फॉलो करनी है। ठीक है, आईएमसी अप्रोच आपको फॉलो करनी ही है। आपको आंसर जो है हाईलाइट करने हैं, आपको जो है डबल मार्जिन यूज़ करनी है। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं उतना ज़्यादा आपको लिखना है। साथ साथ आपको डिफरेंस बिटवीन में हमेशा जो है एक टेबल ड्रॉ करना है। और उसके अलावा जब आप कोई भी तरीके का चीज़ लिख रहे हैं उसमें आप जितना ज़्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको यूज़ करना है। जितना ज़्यादा ग्राफ्स वगैरह अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको ग्राफ भी यूज़ करना है। और इसके साथ साथ फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो है फ्लो चार्ट यूज़ करने हैं। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको फ्लो चार्ट भी बताते चलती हूँ और डायग्राम्स भी बताते चलती हूँ। मोर एंड मोर आपको जो है एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, फ्लो चार्ट्स के अलावा वेन डायग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप शो कर रहे हैं कि कोई चीज़ ओवरलैप कर रही है तो वेन डायग्राम्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जामिनेशन में आपके आंसर को जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने में हेल्प करेगी। जब भी आप आंसर फ्रेम आउट करें उससे पहले आपको जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है स्टार्टिंग में ये लिख लें कि आपको क्या क्या चीज़ें आंसर में कवर करनी है, आप क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। वो आप रफ में भी लिख सकते हैं, आप फेयर में भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम।
तो जब आप ये चीज़ें लिख लेंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, आप एक इंडेक्स ड्रॉ कर लेंगे तो आपको चीज़ें जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। और इसके अलावा आपको पता होगा कि टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं और आंसर शीट्स भी मैंने अपलोड किए हैं। आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ साथ जो है कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप करके बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।